Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 13 of chapter 2 Primary and Secondary Market of Class 11th Financial Markets Management. तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं एंड चैप्टर 2 के भी 12 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने उनमें से कोई भी पार्ट नहीं देखा हो या फिर सारे नहीं देखे हो तो आप उसको देख सकते हैं, जो भी अगर आपको देखने हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। और आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्ड, उसके बाद पढ़ेंगे जीरो कूपन बॉन्ड, उसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रेजरी बिल, और उसके बाद देखेंगे कि इक्विटी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इंडिया में इक्विटीज पर एवरेज रिटर्न क्या आता है और कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते रहो पूरा वीडियो। और गाइस, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं नोट्स पोस्ट करती रहती हूँ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, क्योंकि एक दो दिन में ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त मस्त वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको उस वीडियो के बारे में पता भी चल जाएगा कि वो क्या वीडियो है, तो ज्वाइन कर लो उसको। चलो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉन्ड से, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड समझ लो एक समझौता है, ठीक है। एक समझौता है, क्या होता है यहाँ पर, एक जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो वो इन्वेस्टर को कोई शेयर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है। इस बॉन्ड पे क्या होता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखो। अब बाकी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको पता चलेगा क्या है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इनडेटेडनेस। सबसे पहले तो ये उधारी को दर्शाता है। जिसके पास ये सर्टिफिकेट है समझ लो कि उसने उधारी दे रखी है किसी और को, ठीक है। इट इज नॉर्मली अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अ डेट सिक्योरिटी इज जनरली इशूड बाय अ कंपनी, मल्टीप्लिसिटी, म्यूनिसिपैलिटी सॉरी, और गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट एजेंसी, म्यूनिसिपैलिटी या फिर कोई कंपनी, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही उसको इशू करते हैं। A bond investor lends money to the issuer and in exchange the issuer promises to pay the loan amount on a specified maturity date. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो कंपनी को पैसा दे देता है और कहता है भाई देखो, जब एक मेच्योरिटी डेट पे, मान लो कि मैंने 10 नवंबर को, नहीं आज कितनी तारीख, आज 2 नवंबर है ना, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 2 नवंबर है। तो मैं मान लो कि मैं कहती हूँ कि मुझे अगले 2 फरवरी 2021 तक मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। या फिर जो कंपनी है, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है जो बॉन्ड दे रही है वो इतने पे पैसा देगी, तो ये मेच्योरिटी डेट है जहां पर वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी पे करती है, ठीक है। द इशूअर यूजुअली पेज द बॉन्ड होल्डर पीरियोडिक इंटरेस्ट, और यूजुअली जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, जब तक वो बॉन्ड उसके पास तक रहता है, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर एज फॉलोज। आप आपको बताएंगे कि अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार कि ये थोड़ा थोड़ा ना ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है, बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू। अब आप यहाँ सुनो कि जो बॉन्ड होते हैं उनको इशू किया जाता है डिस्काउंट पे। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो, फेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले ये जानो कि मान लो कि मैंने कोई शेयर है, ये शेयर का पर्चा है, डॉक्यूमेंट है, इस पर लिखा है कि एक शेयर बिकेगा 50 रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, एनी शेयर, उसका ये जो फेस वैल्यू है जो कि उसके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। अब ये मिल रहा है, मैं कह रही हूँ मुझे तो डिस्काउंट में मिल गया, इसका मतलब 50 से कम, 50 से कम पे किसी भी प्राइस पे मिला मुझे, तो इसका मतलब जो बॉन्ड मिला है वो डिस्काउंट पे मिला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पर मिला है, सबसे पहली बात। पर जब आप उसको रीपे करोगे तो वो फेस वैल्यू में जाएगा। जब आप अपने बॉन्ड को वापस करोगे तो वो आपको फेस वैल्यू दे देंगे। तो फेस वैल्यू और डिस्काउंट के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, यही है आपका प्रॉफिट, ठीक है।
मान लो मैंने जो फेस वैल्यू बताई थी वो मैंने बोला 50 रुपए की है। अब आपको जो शेयर मिला था जब आपने खरीदा था उसको, तो आपने 40 रुपए पे खरीदा था, ठीक है। अब जब आप उसको दोबारा वापस करोगे, जब आप उसको रीपे करोगे, तो कंपनी आपको 50 रुपए देगी, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए का जो ये बीच में जो फायदा है, जो गैप है, दैट इज ओनली योर प्रॉफिट, ठीक है ना, ये वाला आपका प्रॉफिट है। नो पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, कोई यहाँ पर पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता। The difference between the issue price and redemption price represents the return to the holder. Issue price और जो redemption price, जब उसकी जो maturity date पर जब खत्म हो रहा है, जब वो रीपे कर रहा है, उस टाइम का जो प्राइस है, मतलब जो फेस वैल्यू है, इशू क्योंकि हुआ डिस्काउंट प्राइस पे, डिस्काउंट वैल्यू पे। अब जब रिडेम्पशन हो रहा है, मतलब जब मेच्योरिटी डेट आ गई है, तो फेस वैल्यू पे दे रहा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वही बेनिफिट है। द बायर ऑफ दीज बॉन्ड्स रिसीव्स ओनली वन पेमेंट एट द मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है एक बॉन्ड जो कि इन्वेस्टर को एक ऑप्शन देता है कि आप एक फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस पर, मतलब कि आपको कुछ कन्वर्जन का प्राइस देना पड़ेगा, उसके बाद आप इस बॉन्ड को इक्विटी में चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस बॉन्ड को आप इक्विटी में चेंज कर सकते हो। और अगर आपने पहला, इससे पहला जो वीडियो है 12th जो पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लो, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इक्विटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रेजरी बिल्स पे। ट्रेजरी बिल जो है वो बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं। इसमें भी वही रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई वैसे ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इस गवर्नमेंट को ही सारा बेनिफिट मिलता है, पर ये इशू किए जाते हैं आरबीआई से। और ये भी जीरो कूपन बॉन्ड की तरह होता है, आपको डिस्काउंट वैल्यू पर ये मिलते हैं, और आपको फेस वैल्यू पर जब आप इसे बेचते हो तो आपको फेस वैल्यू का प्राइस मिलता है, ठीक है। मान लो आपने 40 में कर दिया था, व्हेन यू विल सेल, है ना, जब आप उसको सेल करोगे तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म बियरर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय, और ये शॉर्ट टर्म रहते हैं ज़्यादातर अप टू 1 ईयर, और गवर्नमेंट इनको इशू करती है, बेसिकली आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट को कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो आरबीआई इसको लॉन्च करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? Why should one invest in equities in particular? आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? When you buy a share of a company, you become a shareholder in that company. अगर आपने पहला वीडियो देखा तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अगर आप किसी कंपनी का इक्विटी खरीद रहे हो, इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, तो इसका मतलब कि नाउ यू आर अ शेयर होल्डर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसमें भी आपने इक्विटी शेयर खरीदा है, ठीक है। Shares are also known as equities. Equities have the potential to increase in value over time. Equities में ये एक potential रहता है कि उसका value जो है वो time to time increase करता है। Research studies भी ऐसा बताती हैं कि जो equity पे जो return मिलता है वो ज़्यादातर अच्छा होता है अगर हम उसको long time में पैसे को लगाएं तो, ठीक है ना। अगर हम देखिए और compare करें दूसरे फॉर्म्स को तो इक्विटी में ज़्यादा अच्छा पैसा मिल जाता है, पर इक्विटी में रिस्क भी बहुत रहता है। इन्वेस्टर्स बाय इक्विटी शेयर्स और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स बिकॉज, अब इन्वेस्टर इक्विटी शेयर या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीदते हैं, ये आपको ये इन्होंने बताया है, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। इक्विटीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट रिवॉर्डिंग, सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग मानी जाती है, सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है इनके ऊपर अगर हम दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो। रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि अगर लंबे टाइम के लिए हम पैसा लगाएं तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर, फार सुपीरियर रिटर्न्स लेकर आता है। फिर से वही बात है, ऑन November 9, 1999 the Nifty closed at 1364 points. On February 18, 2016 the Nifty closed at 7191 points, showing an increase of 421% over 16 years. ये कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझने के लिए ये पता होना चाहिए निफ्टी क्या होता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? जहां पर कुछ 50 या मतलब जितने भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइसेस का एवरेज मूवमेंट आपको दिखाई देता है कि एवरेज मूवमेंट इसमें कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो है निफ्टी,
और निफ्टी अगर 1999 में देखें इस पर्टिकुलर डेट को तो 1364 पॉइंट मतलब 1364 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ था। और अगर फेब्रवरी 18 2016 में देखें आफ्टर 16 ईयर्स तो निफ्टी क्लोज होता है 7191 रुपीज पॉइंट्स पे, जो कि 421% का इंक्रीज है। ठीक है, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा ये अच्छा है, कितना ज्यादा रिटर्न इस पे मिल सकता है हमको। However, this does not mean all equity investment would guarantee similar high returns. अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि जितने भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो सब पर रिटर्न ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इक्विटी में बहुत हाई रिस्क भी होता है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आई वुड सजेस्ट और एनीबडी वुड सजेस्ट यू कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ। दो हायर द रिस्क, higher the potential returns. Higher risk also indicates that the investor stands to lose some or all his investment amount if prices move unfavorably. One needs to study equity markets and stocks in which investments are being made carefully before investing. ये बोल रहे हैं कि ऐसा तो है कि जितना रिस्क रहता है उतना रिटर्न भी होता है, बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज तो आपको ये बात जान लेनी है कि आप अपना थोड़ा पैसा या फिर हो सकता है पूरा पैसा भी लूज कर जाएं अगर मार्केट में कोई भी अनफेवरेबल मूवमेंट आ जाता है तो। बट उसमें क्या रहता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो तो ऐसे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रिस्क के। और इसीलिए जब आप इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगा रहे हो आपको डरपोक नहीं बन जाना है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, मेरा पैसा डूब जाएगा। पर नहीं, आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने स्टडी कर ली तो रिस्क नहीं होगा, बट आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर जो है आगे बहुत ज़्यादा बूम पे जाने वाला है, बहुत ग्रोथ करेगा, है ना। जैसे कि आप मान लो कोविड-19 के टाइम्स में अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल जितने भी सेक्टर्स थे, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाते थे उन कंपनीज के शेयर आई थिंक ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा ज़रूरत था, है ना। और उसमें एकदम सब कुछ रुक गया पर वो नहीं रुका था, और उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम हो रहा था अगर हम कंपेयर करें टाइम पहले टाइम से। ठीक है, तो ये इसके जो शेयर्स थे वो ऊपर पे चले गए थे एकदम। तो उसके लिए यू विल हैव टू study the equity markets before investing in equities or any particular stock and stocks in which investments are being made. ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं व्हाट हैज बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज इन इंडिया। अब यहाँ पर बात करें कि इंडिया में अगर इक्विटीज में पैसा लगाएंगे तो एवरेज रिटर्न कितना रहता है। तो अगर हम निफ्टी इंडेक्स को लें तो February 18 2016 से तो ये जो रिटर्न है 26% तक रहा है टू इन्वेस्टर्स ऑन an average in terms of increase in share prices और capital appreciation annually। अगर हम देखें कि शेयर प्राइसेस को ही हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जब हम इंक्रीज होता है शेयर प्राइसेस में तो 26% का इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अगर हम देखें जब से निफ्टी खुला है तब से 2016 तक। Besides that, on average stocks have paid 1.5 डिविडेंड एनुअली, और एवरेज स्टॉक की अगर हम बात करें तो 1.5% का डिविडेंड एनुअली मिल जाता है। और डिविडेंड क्या होता है, एक परसेंटेज है फेस वैल्यू का ऑफ अ शेयर दैट अ कंपनी रिटर्न्स। जैसे कि मान लो आप जब सेविंग बैंक में अपना पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको लोन देता है, सॉरी इंटरेस्ट देता है, थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप शेयर होल्डर हो and if you are giving your money to a particular company तो that particular company will give you some dividend। ठीक है, some percentage of the face value of a share, जितना भी शेयर का प्राइस का फेस वैल्यू रहता है उसका कुछ परसेंट डिविडेंड दे दिया है आपको कंपनी। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड। कंपेयर टू मोस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न इफ इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मैं ये बहुत देर से बोल रही हूँ कि अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इक्विटी में पैसा लगाते हो तो अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे इन्वेस्टमेंट से तो ज्यादा ही इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सबसे अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, विच आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक। अब आपको बताना है कि कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक प्राइस स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले ये दो फैक्टर्स होते हैं, एक स्टॉक स्पेसिफिक एंड एक मार्केट स्पेसिफिक। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक होता है वो क्या है,
Stock specific factor is related to people's expectation about the company. स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब है कि जो लोग क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उस कंपनी से, और उसके फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितने हैं, उसका फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं। अब मान लो कि आज के ज़माने में भी अगर कोई कंपनी पूरा जो काम है वो सिर्फ कागज़ों पर करवाए, तो उस कंपनी में आई डोंट थिंक कि कोई भी बंदा, मतलब किसी को पता चल जाए तो पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन आ रही है, डिजिटल आपको अपने को करना पड़ेगा, आपको अपने को अप टू डेट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम चलाना पड़ेगा। और अगर नहीं चला रहे हो आप, तो इसका मतलब आपके जो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है वो लो होते जा रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं स्टॉक स्पेसिफिक होती हैं कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी की क्या फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है, कैसी फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट है, क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग स्किल्स हैं आपके पास। अब जो हमारा दूसरा है मार्केट स्पेसिफिक, उसको हम देखेंगे कि जो मार्केट स्पेसिफिक है ये इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स टुवर्ड द स्टॉक मार्केट एज अ होल। अब मार्केट स्पेसिफिक देखें तो इन्वेस्टर का क्या सेंटिमेंट है, क्या सोचता है, क्या इसका इमोशन एक तरीके से पूरे स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में, तो ये ज़्यादातर इस पर डिपेंड नहीं रहता कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, ये एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस पे बेस करता है। जैसे कि मान लो कोविड-19 था, ठीक है, तो इसके चलते लोग कहाँ पैसा लगा रहे थे, कहाँ पैसा नहीं लगा रहे थे, लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पैसा लगा रहे थे बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और मेडिसिनल जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा मेडिसिन की खोज करनी थी, वैक्सीन की खोज करनी थी, इलाज निकालना था कोविड-19 का, है ना। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये दैट वाज दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन दैट टाइम। तो वहां पर कंपनी ऐसे पैसा, लोग ऐसे पैसा लगा रहे थे उन कंपनीज में। अब अगर कुछ कल को कुछ और नया आएगा तो लोग अलग कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो यही सब है। इवेंट्स फेवरेबल टू एन इकोनॉमी। अब एनवायरमेंट, जैसे कि कोई उसके लिए एनवायरमेंट में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो कि फेवरेबल हैं, जैसे कि मान लो कि हमारा जीडीपी बहुत बढ़ रहा है ना, या फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, या फिर कुछ और अच्छा हो गया, हमारी जो जो हमारी एक तरीके से जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा आ रही है, कुछ कुछ ऐसा, मतलब इकोनॉमी के लिए जो अच्छा एकदम अच्छा जो रिजल्ट आ रहा है अगर, या फिर पॉलिटिकल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट, मतलब कि पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं चल रहा कोई हमारे देश में, पॉलिटिकल सब कुछ चीज़ ठीक है, कोई धरने नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। फ्रेंडली बजट, जो बजट है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, मतलब वो इन्वेस्टर्स को हेल्प भी कर रहा है कि आप भाई इतने बजट में आप अपना पैसा भी लगा सकते हो, उसके लिए भी हम आपको छूट दे रहे हैं। स्टेबल गवर्नमेंट, अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती है हमारे इंडिया में इस टाइम, तो स्टेबल गवर्नमेंट है, मान लो कि ऐसा हो जाए कि 1-2 महीने भी कोई सरकार नहीं टिक रही है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उससे भी स्टॉक मार्केट पर बहुत असर पड़ता है, रिजल्टिंग इन अ बूम इन द मार्केट, है ना। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये सब चीज़ें हैं, फ्रेंडली बजट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इन सब अगर ये चीज़ें रहती हैं तो मार्केट में बूम होता है, मार्केट ऊंचाई पर चलता है। बट अगर कोई अनफेवरेबल इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे वॉर हो जाता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, कोई कम्युनल रायट्स हो जाते हैं, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, मतलब सांप्रदायिक दंगे हमारे इंडिया में वैसे तो मतलब ज़्यादा नहीं होते, बट हाँ कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए बट बैडली हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग को ज़्यादा सोचते नहीं है, हम लोग को लगता है कि सिर्फ हम पे ही फ़र्क पड़ रहा है, बट नहीं, हम उस छोटी सी छोटी चीज़ का भी ना इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट्स पे पड़ता है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट जो अलायंस में चल रही है, या फिर माइनॉरिटी लोगों की जो गवर्नमेंट है उसको भी लोग हटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं मेजॉरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेजॉरिटी लोग जिसे चाहते हैं वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर कोई गठबंधन की सरकार है, अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है, उसको भी तोड़ने की कोशिश करें। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब से भी फर्क पड़ता है। However, the effect of market specific factor is generally short term। और मार्केट स्पेसिफिक जो फैक्टर है शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कम्युनल राइट्स कहीं शुरू हो गए हैं तो वो 20, 25, 50, 100 साल चलते ही रहेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, 1, 2, 3 महीने चलता है, चलता है, जितना भी चल रहा है वैसे तो बुरा ही है, बट थोड़े समय के लिए चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इससे सब कुछ ही डिसाइड होगा, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, प्राइस ऑफ अ स्टॉक इन द लॉन्ग रन गेट्स स्टेबलाइज्ड based on the stock market stock specific factors।
चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स होते रहे, बट अगर लॉन्ग रन में देखें तो स्टॉक का जो प्राइस है वो स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स से ही डिसाइड होता है, ठीक है। Therefore, a prudent advice to all investors is to analyze and invest and not speculate in shares. इसलिए जो सबसे important advice रहती है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप जो शेयर मार्केट है उसको एनालाइज करो, उसमें इन्वेस्ट करके देखो, और आप स्पेक्यूलेट मत करो, है ना। ऐसे कि कुछ लोग गैस वर्क करते हैं, तो आपको गैस वर्क नहीं करना है, यहाँ पर गैस वर्क काम नहीं आता है। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोट्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।